अगर इंटरनेशनल खबर की बात करें तो रूस और चीन की जो बैठक है, मीटिंग है, वो दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। सोचिए, दो सुपर पावर जो दोनों एशिया के हैं और तीसरा बड़ी ताकत ईरान बनकर उभरा है। ये बड़ी खबर है, डिप्लोमेटिक के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी खबर है कि किस तरह से, सोचिए, रूस और चीन की बड़ी बैठक हुई है। क्या बातचीत हुई है दोनों देशों के बीच, वो भी बताऊंगा। और साथ में ये भी कि अमेरिका ने अब बाकायदा सरेंडर कर दिया है, उसकी कीमत अब अमेरिका को चुकानी पड़ेगी। और रूस चीन की डबल अटैक ने ईरान के कंधे पर रखकर जो खेल खेला है, उसके बाद अमेरिका पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गया है। खबर है कि उसे कम से कम $300 बिलियन का हर्जाना देना पड़ेगा, कोई समझौता नहीं है। प्रकाश के रे जो इंटरनेशनल मामलों के जानकार हैं, बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने जो लिखा है वो मैं आपको बताऊं पढ़ के कि दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई है और इंटरनल क्या खबर है। वो बड़ी खबर है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। और सोचिए, एक तरफ जहां अपने देश में मीडिया में मेलोडी चॉकलेट की बात हो रही है, वहां क्या बातचीत हुई है वो समझिए, और दुनिया उसे कैसे रिपोर्ट कर रही है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और ये बड़ी खबर है, दुनिया के दो बड़े नेताओं की ये तस्वीर देखिए, ऐतिहासिक तस्वीर है, एशिया के पावर सेंटर्स की तस्वीर है ये। चीन बहुत आगे निकल चुका है, रूस के साथ उसके जिस तरह के संबंध है, और दोनों देश ईरान के साथ कैसे खड़ा है, इसमें भारत की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर भी बात करेंगे। क्योंकि इसमें रूस जो है वो भारत का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। मेलोनी से हमें डीजल पेट्रोल नहीं मिल सकता है, पेट्रोकेमिकल्स नहीं मिल सकता है। यूरोप के देश है, घूमने फिरने के लिए अच्छा है, लेकिन स्ट्रेटेजिक बात करें तो अमेरिका हो या यूरोप हो, आपके हिस्से में कुछ नहीं आने वाला है। सबसे बड़ी बात है, यूरोप के देशों में हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं, वहां पढ़ाई करते हैं, हम अपना पैसा वहां लगाते हैं, उनकी तरक्की करते हैं। सवाल है कि क्या हमें यूरोप की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा करना चाहिए, क्या हमें यूरोप की तरह अपनी आबो हवा को नहीं बनाना चाहिए। और ये दोनों काम इन दोनों देशों ने किया है, रूस ने किया और चीन ने किया है। फ्री वर्ल्ड के नेताओं, सोचिए, इस दुनिया के ये दोनों फ्री वर्ल्ड के नेता है, किसी भी देश का रूस और चीन पर दबाव नहीं है। और अब ईरान उसी फ्री वर्ल्ड में शामिल हो गया है। मतलब ये तीन देश ऐसे हो गए हैं, रूस, चीन और ईरान, जिसको अमेरिका कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये बड़ी खबर बता रहा हूं, इस तरह की बात कोई नहीं बताएगा। सोचिए, पाकिस्तान की सरकार को भी, जो ये असीम मुनीर है, और जो पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है नवाज शरीफ, ये अमेरिका का नंबर 1 पिट्ठू है। वहां इमरान खान की सरकार को डिरेल किया था अमेरिका ने, क्योंकि इमरान खान जो है वो रूस की तरफ बढ़ रहे थे, चीन की तरफ बढ़ रहे थे, और ये अमेरिका को पसंद नहीं आया था, और इसलिए इमरान खान की सत्ता चली गई थी। तो दुनिया में दो ही फ्री देश माने जाते हैं जिसका किसी पर दबाव नहीं है, जिसकी डिप्लोमेसी पर, विदेश नीति पर। यह बड़ी बात है। फ्री वर्ल्ड के नेताओं, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के संयुक्त घोषणा पत्र के मुख्य बिंदु, इसका ईरान से क्या संबंध है वो भी बताऊंगा। बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था बनाने का प्रयास, इस व्यवस्था में एक दो देश दुनिया को नियंत्रित नहीं करेंगे, इसमें अधिक देशों की भागीदारी होगी। चीन और रूस के द्विपक्षीय संबंध व्यापक हो रहे हैं। दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को $240 अरब से अधिक बढ़ाना है। $240 अरब, ऊर्जा की आपूर्ति को और सुदृढ़ करना है, और शिक्षा वर्ष, एजुकेशन, दोनों देशों के बीच छात्रों और शोधार्थियों का आदान प्रदान होगा। सोचिए, ये वो सारी बातें हैं जो, सोचिए, अगर आप, आज मैं सुन रहा था, कुछ काम की खबरें बता रहा हूं, अगर आप मेलोडी और मेलोनी से अलग सुनना चाहते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री के सारे भाषण में एआई, क्वांटम की बात हुई और आतंकवाद की बात हुई है। वो पुराने 3 तकनीक है। इन दोनों, सोचिए, एआई का मामला हो या क्वांटम का मामला हो, इन सब में रूस और चीन जो है वो बहुत आगे जा रहा है। और खासकर ईरान ने भी अब बड़ी उपलब्धता हासिल कर ली। अगर हथियारों की बात हो तो ज्यादातर जो भारत के लोग यूरोप जाते हैं वो हमारे जीडीपी में बढ़ोतरी नहीं करते हैं, डॉलर नहीं बढ़ाते हैं, वो वहां अपनी फैमिली सेटल डाउन करते हैं। अच्छी बात है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूं। जैसे मिडिल ईस्ट और खाड़ी देशों में जो भारतीय जाते हैं, वो खासकर भारत का जो गरीब तबका है, दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, वो अपने संस्कृति को भी बचाता है, अपने ईमान धर्म को भी बचाता है, और खाड़ी देशों में वो पैसा कमाकर भारत के डॉलर को मजबूत करता है, भारत के विदेशी मुद्रा कोष को मजबूत करता है। जबकि ज्यादातर पढ़े लिखे लोग और जो है वो यूरोप चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, और वो वहीं बस जाते हैं। ये अच्छी बात है। और लेकिन सबसे बड़ी बात है,
कि कारोबार के लिहाज से बात करें तो खाड़ी देश हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशरीज है, क्योंकि हम उनको सब्जी तक भेजते हैं, पानी भेजते हैं, चावल भेजते हैं, हम ज्यादातर निर्यात करते हैं। अगर आयात का मामला हो तो हम वहां से पेट्रोल लेते हैं, केमिकल्स लेते हैं, जो कि बहुत जरूरी है हमारे लिए। यूरोप हमें पेट्रोकेमिकल्स नहीं देता है, यूरोप हमें तकनीक के नाम पर कुछ भी नहीं देता है। जो यूरोप के पास तकनीक है उसमें रूस ने और चीन ने महारत हासिल कर ली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूं कि रूस और चीन का एक साथ आना, मतलब दुनिया में दो सुपर पावर का एक साथ आना, ये दिखाता है कि अमेरिका का वर्चस्व जो है वो दुनिया में अब खत्म होता दिख रहा है। ये बात सच है कि चीन का रवैया विस्तारवादी है, रूस का रवैया भी विस्तारवादी है। ऐसे में भारत की जो विदेश नीति थी, न किसी के साथ न किसी के खिलाफ, वो बेहतर था। साथ ही नैम कंट्री, हम लोग नैन एलाइड मूवमेंट के पक्षधर थे। इसमें खाड़ी देश भी आते थे, लैटिन अमेरिकी देश भी आते थे, और खासकर साउथ ईस्ट एशिया के देश भी आते थे, और ताइवान, वियतनाम, जापान, हमारे साउथ कोरिया, कंबोडिया, ये सब देश हमारे साथ थे। लैटिन अमेरिकी देश हमारे साथ थे, मैक्सिको थे, ब्राजील थे, अफ्रीका के देश हमारे साथ थे। तो जो देश अमेरिका और चीन दोनों के दबाव में नहीं आना चाहते थे, वो सब हमारे साथ थे, और ऐसे देशों का नेतृत्व जो है वो भारत करता था। भारत का झुकाव न अमेरिका के प्रति था न चीन के प्रति था। हम एक नैम कंट्री, और भारत तीसरा बड़ा पावर सेंटर था, उसको वो नेतृत्व करता था। यूरोप, भले यूरोप के भी बहुत सारे देश थे जो नैम कंट्री में थे, अफ्रीका के देश थे, लैटिन अमेरिकी देश थे, और भारत की एक बड़ी छवि थी जिसमें खाड़ी भी देश थी। अपनी विश्वसनीयता है, एक बड़ी ताकत है भारत। ऐसे में चीन और रूस का मिलना ये बड़ी खबर है। साथ ही ईरान, खाड़ी देशों में अब ये बात तय हो गया है कि ओपेक देशों में, इस्लामिक देशों में जो है ईरान एक बड़ी ताकत बन गया है, और ये अमेरिका की मुश्किलें बढ़ेंगी। लेकिन अमेरिका की जो अब की जो नीति है, खासकर ट्रंप के आने के बाद, वो रूस और चीन से भी खराब है। हाल के दिनों में देखें तो रूस ने हमारी तेल से मदद की, रूस ने हमें तेल दिया, सस्ता तेल दिया। चीन से भी हमारे व्यापार ठीक ठाक हैं, पड़ोसी देश है, आप लड़ाई नहीं कर सकते हैं, बड़ी इकोनॉमी है। सही कहा था जयशंकर ने कि आप पड़ोसियों से नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन अमेरिका ने हम पर टैरिफ लगाया, हमारे लोगों को बाहर डिपोर्ट किया, ये बड़ी चिंताजनक बात थी। प्लस रही बात, अगर आप देखें तो वो पाकिस्तान के साथ अमेरिका हमेशा खड़ा है। ऐसे में ईरान और रूस के साथ हमारी दोस्ती ज्यादा बेहतर हो सकती है। और ईरान के मसले पर आप देखें तो रूस और चीन के एक साथ आने से अमेरिका ने घुटने टेक दिए हैं, ये सच है। अमेरिका ने लगभग बातें मान ली है, और हो सकता है कि हाल के दिनों में ये बड़ा अनाउंसमेंट हो जाए। और असीम मुनीर का तेहरान दौरा होना है, तो हो सकता है कि लगभग अमेरिका ने घुटने टेक दिए हैं और हुर्मुज जो है वो खुल जाए। ये एक अच्छी पहल होगी। लेकिन रूस और चीन के बीच जो नजदीकियां हैं वो अमेरिका के लिए खतरनाक है। भारत को इसमें अपना स्पेस ढूंढना चाहिए। खासकर जो ब्रिक्स बना है, जिसमें भारत है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है। ब्रिक्स मतलब भारत, रसिया, उसके बाद ब्राजील है, उसके बाद चाइना है, इंडिया है, ये साउथ अफ्रीका है। फिलहाल हमें इटली से या नॉर्वे से बहुत ज्यादा कोई मतलब नहीं। लेकिन एक बात है कि ये बात खुद अब यूरोप ने समझ लिया है। मेलोनी ने खुलकर ट्रंप का विरोध किया, फ्रांस ने किया, उसके बाद जर्मनी ने किया, पूरे यूरोपियन देशों ने अमेरिका का साथ छोड़ दिया है। ऐसे में भारत का अमेरिका के साथ जुड़े रहना बहुत मुनासिब नहीं है। अगर कोई बहुत बड़ा अमेरिका से हमारा हित नहीं सधने वाला है। और ये बात तो तय है कि रूस और चीन के जो डेडली कॉम्बिनेशन है, रूस, चीन और ईरान ने अब लगभग खाड़ी देशों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। तो एशिया के ये तीन बड़े देश अगर ये भारत के साथ आ जाएं तो फिर बाकी दुनिया पर बड़ा एक अब जो पावर सेंटर्स है वो बिजनेस का है। तो रूस और चीन एशिया के दो बड़े पावर सेंटर्स हो गए हैं। ईरान उसमें जुड़ गया तो तीसरा बड़ा पावर सेंटर्स है। भारत को पावर सेंटर्स, तीसरे बड़े पावर सेंटर्स बनने की कोशिश करनी चाहिए। और ये तभी संभव होगा जब एजुकेशन, जैसे रूस और चीन ने एक दूसरे के साथ ट्रेड डील किया है, क्या हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के तमाम देशों के साथ एजुकेशन का डील कर रहे हैं? क्योंकि हमारे छात्रों को लगातार दरकिनार किया जा रहा है। H1 वीजा अमेरिका कैंसिल कर रहा है, एजुकेशन वीजा कैंसिल कर रहा है। तो ये बड़ा, अगर आपको ताकतवर देश बनना है, पर नहीं तो आप टीवी अखबार के लिए तो मसाले मिलते रहेंगे। जब तक आप AI, ड्रोन्स और मिसाइल पर काम नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान नहीं करेंगे, और खासकर एजुकेशन, शुरुआत में चीन और अमेरिका के बीच एजुकेशन, दोनों देश एक दूसरे को एजुकेशन देते थे। अमेरिका से अब बहुत आगे चीन निकल चुका है। और हमें लगता है कि ट्रेड डील के साथ साथ भारत को जो एजुकेशन नॉलेज का डील है वो भी करना चाहिए इन देशों के साथ,
कि हमारे स्टूडेंट वहां जाकर पढ़ाई करें और वो तकनीक को प्राप्त करें। एजुकेशन जो है वो आगे ले जा सकता है और ये ईरान ने साबित कर दिया। रही बात ईरान और अमेरिका युद्ध की, तो खबर छन छन करा रही है, अभी पुष्टि नहीं हुई है। अमेरिका ने लगभग सरेंडर कर दिया है और वो सारी बातें जो है वो मान गया है और ईरान जो है वो तीसरा सबसे बड़ा सुपर पावर एशिया में बनकर उभरा है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। सोचिए 10 करोड़ की आबादी वाला ईरान ने अमेरिका को घुटने पर ला दिया है और रूस और चीन अब उसके साथ खड़ा है। दुनिया में भी आपका सम्मान तभी मिलेगा जब आपकी अपनी ताकत होगी। हमारे पास 140 करोड़ की आबादी है, मैं तो 150 करोड़ मानता हूं। अगर इनको जाति और धर्म से ऊपर उठकर तकनीक से लैस किया जाए तो हम एक बेहतर मुल्क और मजबूत मुल्क बन सकते हैं और ये ईरान ने करके दिखाया है एजुकेशन और विज्ञान के दम पर। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।